सो ऑलराइट, जय हिंद एवरीवन। सो दोस्तों, दिस इज़ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 2 है, राइट। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड दी फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का पार्ट 1। तो जिन एस्पिरेंट्स ने अभी वो पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। उसके बाद आप फिर इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। जस्ट एक सेकेंड। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था और जैसे उसका थोड़ा सा मैं तुम्हें रिकैप दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था, जैसे फॉर एग्जांपल वीकली आवर्स, राइट। कोई भी जो वर्कमैन होता है उसको हफ्ते में 48 आवर्स तक अलाउड है कि वो 48 आवर्स तक काम करेगा। और इसी भी बेस्ड यूपीएससी ने EPFO 2022 में क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, वो यहाँ से इजीली सॉल्व हो रहा है, राइट। नेक्स्ट है वीकली हॉलीडे। अब मैंने तो बताया था कि वीकली हॉलीडे जो होती है वो ये है कि फर्स्ट डे ऑफ वीक, ठीक है, हफ्ते का पहला दिन जो कि संडे होता है, राइट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हफ्ते का पहले दिन क्या होता है? संडे। वो एम्प्लॉयर को छुट्टी देनी है, ठीक है। सॉरी, उस जो वर्कमैन है, एम्प्लॉयर क्या करेगा? छुट्टी देगा फर्स्ट डे ऑफ वीक में। और इन केस अगर वो उस एम्प्लॉयर को उस वर्कमैन को संडे बुलाना चाहता है, कोई भी एम्प्लॉयर अगर वर्कमैन को संडे बुलाना चाहता है तो उसको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि संडे से 3 दिन पहले, 3 days इमीडिएटली बिफोर, और संडे के 3 दिन बाद उसको छुट्टी मिल जाए, राइट। तो एक प्रोविज़न ये याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट है, और एक पॉइंट ये था इसमें कि तुम किसी भी वर्कमैन से, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वर्कमैन से 10 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूसली, ठीक है, कंजिक्यूटिवली 10 दिन से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज 1 अगस्त है इन केस, तो 10 अगस्त तक आप उससे रेगुलरली काम नहीं करवा सकते। इस बीच एक छुट्टी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पनसेटरी हॉलीडे। कॉम्पनसेटरी हॉलीडे ये है जिस पर्सन को आपने अगर जो फिक्स्ड छुट्टी थी, अगर आपने उसको उस पर काम पे बुलाया तो आपको कॉम्पनसेटरी हॉलीडे देना पड़ेगा। और याद रखना, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का प्रोविजन किस में? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। और वो ये है कि विद इन अ मंथ, ठीक है, विद इन द मंथ, जिस महीने आपने उसकी छुट्टी काटी है तो उस महीने उसको छुट्टी दो उसके कॉम्पनसेट में, या फिर विद इन 2 months इमीडिएटली, ठीक है। अगर उस महीने पॉसिबल नहीं है उसको वो कॉम्पनसेट हॉलीडे देना, तो आप 2 महीने के अंदर इमीडिएटली आप उसको वो कॉम्पनसेटरी हॉलीडे प्रोवाइड करोगे। तो याद रखना, कॉम्पनसेटरी हॉलीडे का प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। यूपीएससी सिर्फ ये भी पूछ सकता है कि कॉम्पनसेटरी प्रोविजन किस एक्ट में है। नेक्स्ट है डेली आवर्स का क्या प्रोविजन था? डेली आवर्स में ये था कि आप किसी भी वर्कमैन से 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। और अगर स्प्रेड ओवर की बात करें तो स्प्रेड ओवर मिला के ये 10.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डेज में बता रहा हूँ ये, ठीक है। 9 घंटे नॉर्मल डेज में और स्प्रेड ओवर मिला के 10.5 घंटे बिल्कुल नॉर्मल डेज, जनरली प्रोविजन की बात हो रही है। नेक्स्ट है इंटरवल फॉर रेस्ट। अब इंटरवल फॉर रेस्ट का मतलब ये है कि हर 5 घंटे के बाद आप उसको एटलीस्ट आधे घंटे का रेस्ट दोगे, ठीक है। एटलीस्ट हाफ एन आवर, नॉट वन आवर, ठीक है। कम से कम आधा घंटे का उसका ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और हर 5 घंटे के बाद उसको वो आधे घंटे का ब्रेक मिलना ज़रूरी है, ठीक है। 5 घंटे से ज़्यादा आप उससे काम नहीं करा सकते एक साथ। अब यहाँ पे जो स्प्रेड ओवर मैंने तुम्हें ये बताया है, स्प्रेड ओवर का भी हम आगे यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे मेंशन है सेक्शन 56 में। तो स्प्रेड ओवर में ये है कि जनरली ये 10.5 घंटे का होता है, लेकिन अगर नोटिस मिल जाए, ठीक है, मान लो कोई अर्जेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, किसी भी जैसे कोविड इमरजेंसी थी, राइट। तो उस केस में कुछ फैक्ट्रीज ऐसी थी जहाँ पे वर्कलोड बहुत बढ़ गया था, तो वहाँ पे नोटिस दिया जा सकता है और उस केस में स्प्रेड ओवर वो 12 घंटे तक हो सकता है इंक्लूडिंग रेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद हाँ, अब स्प्रेड ओवर का ऑलरेडी मैंने तो बता दिया कि 10.5 घंटे नॉर्मल पीरियड में, ठीक है। और अगर नोटिस दे दिया जाए तो ये 12 घंटे तक हो जाएगा, ठीक है, स्प्रेड ओवर का। नाइट शिफ्ट तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है इसके बाद एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम। अगर कोई भी वर्कमैन एक्स्ट्रा काम करता है, ठीक है, अगर वो जिसको हम बोलते हैं कि पार्ट टाइम कराए, सॉरी ओवर टाइम कराए, राइट, तो उस ओवर टाइम में उसको कितना एक्स्ट्रा वेज दिया जाएगा? तो तुम पहली चीज़ याद रखना कि जो ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम का वेज क्या होता है? ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज का ट्वाइस, ठीक है, दुगना पैसा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो उसके नॉर्मल जो 1 घंटे के वेजेस हैं, राइट, तो मान लो अगर वो 200 रुपये है, ठीक है, 200 रुपये पर आवर, तो अगर वो ओवर टाइम करता है तो उसको फिर मिलेगा उसी काम के 400 रुपये पर आवर, ठीक है। तो ट्वाइस हो गई है। अब नेक्स्ट है वेयर अ वर्कर वर्क इन अ फैक्ट्री। अगर वो 9 घंटे से ज़्यादा काम करे किसी एक दिन में, या फिर वो 48 आवर्स से ज़्यादा काम करे किसी भी वीक में, तो फिर उसका जो एक्स्ट्रा
आर है वो एज अ ओवर टाइम काउंट करा जाएगा और उसके केस में उसको डबल वेजेस दिए जाएंगे ट्वाइस। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे है ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज का मतलब क्या होता है, देखो अब इसको मैं तुम्हें यहाँ पे अपने ब्लैक नोट से समझाता हूँ। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज का मतलब होता है कि बेसिक वेज एज वेल एज अलाउंस, ठीक है। तो यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकती है जो हम ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज है अंडर द फैक्टरीज एक्ट 1948, तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला रखना है बेसिक वेज इंक्लूडेड है, दूसरा अलाउंसेज इंक्लूडेड है, और क्या इंक्लूड नहीं है इसमें, बोनस इंक्लूड नहीं है और प्रीवियस ओवर टाइम, ठीक है। ये दोनों चीज़ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेज में इंक्लूडेड नहीं है, बस दो इसमें इंक्लूड है, बेसिक वेज और अलाउंसेस, ठीक है। वो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। और हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैंडर्ड फैमिली, राइट। फैक्टरीज एक्ट 1948 में स्टैंडर्ड फैमिली का क्या मतलब है, एडल्ट कंजप्शन यूनिट कितना है, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड फैमिली का मतलब ये है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन 1। तो स्टैंडर्ड फैमिली का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है वर्कर, ठीक है, जो काम कर रहा है उस फैक्ट्री में, उसकी स्पाउस, उसकी बीवी, राइट, और उसके 2 चिल्ड्रेन, ठीक है, याद रखना 2 चिल्ड्रेन जो कि 14 साल से बिलो हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हारा थोड़ा सा रिविजन कराता हूँ। अब ये बताओ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग एडल्ट हम किस पर्सन को बोलेंगे, वो कितनी एज के, मतलब कितनी एज वाले को हम एडल्ट बोलेंगे। एट द सेम टाइम तुम मुझे एडोलेसेंट का बताओ, ठीक है, एडोलेसेंट बंदे का, और एट द सेम टाइम तुम मुझे चाइल्ड का भी बताओ, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो कमेंट करें, और जो लोग इस मेरे बैच में देख रहे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज करें। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखो, एक तो ये हो गया वर्कर, स्पाउस और उसके 2 चिल्ड्रेन, और इसमें टोटल कंजप्शन कितना मेंशन है स्टैंडर्ड फैमिली के रेट के अकॉर्डिंग, 3 एडल्ट यूनिट, याद रखना टोटल कंजप्शन कितना है, 3 एडल्ट यूनिट। अब ये एडल्ट यूनिट का मतलब क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 में है, ये देखो। अब यहाँ पे एडल्ट मेल का यहाँ पे जो कंजप्शन यूनिट है वो कितना है 1, एडल्ट फीमेल का कंजप्शन यूनिट कितना है 0.08, और चाइल्ड जो 14 साल से बिलो है उसका कंजप्शन यूनिट कितना है 0.6, और यहाँ पे 2 चाइल्ड है तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो तुम्हें अगर यूपीएससी का दिमाग खराब हुआ, ठीक है, तो वो कंजप्शन यूनिट पूछ सकती है कि एडल्ट मेल का कितना है, एडल्ट फीमेल का कितना है, चाइल्ड का कितना है अंडर द फैक्टरीज एक्ट। तो याद रखना एडल्ट मेल का पूरा 1 है और एडल्ट फीमेल का 0.8 और 2 बच्चों का मिला के 1.2, और जब 1.2, 0.8 और 1 को तुम ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 3 कंजप्शन यूनिट, जो कि यहाँ पर मेंशन है। जस्ट एक सेकेंड, हाँ, जो कि यहाँ पे 3 एडल्ट यूनिट मेंशन है, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है कि स्टैंडर्ड फैमिली के अकॉर्डिंग टोटल कंजप्शन यूनिट कितना गिवन है, कितना अलाउ है, तो वो है 3 कंजप्शन यूनिट, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑन डबल एम्प्लॉयमेंट। डबल एम्प्लॉयमेंट की रेस्ट्रिक्शन है, मतलब कोई भी एक वर्कमैन एक दिन पे 2 फैक्ट्रीज में जाके काम नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकती कि उसने एक फैक्ट्री में काम करा और जैसे ही वहाँ से छुट्टी हुई फिर वो दूसरे फैक्ट्री में जाके काम करने लगा। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डबल एम्प्लॉयमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नो एडल्ट वर्कर, कोई भी एडल्ट वर्कर को अलाउ नहीं है कि वो काम करे किसी भी फैक्ट्री में जब तक उसका नाम, ठीक है, और उसके पर्टिकुलर्स, ठीक है, उसको क्या काम करना है वो रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर में मेंशन ना हो, मतलब मस्टर रोल में मेंशन ना हो। अगर आपका नाम रजिस्टर्ड में मेंशन नहीं है तो आप फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक्ट ये भी कहता है, सिंपल सी बात, अगर स्टेटमेंट यूपीएससी पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पर दे रखा है ये कुछ एग्जेम्प्टिंग रूल्स हैं, राइट। और ये सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये वाला सेक्शन 64, ठीक है। सेक्शन 64 कहता है पावर टू मेक एग्जेम्प्टिंग रूल्स, ठीक है। एग्जेम्प्टिंग रूल्स कैसे कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे इन मेकिंग रूल्स अंडर द सेक्शन दिस स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो शैल नॉट एक्सीड एक्सेप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन क्लॉज ए एंड सबसेक्शन 2 अंडर द फॉलोइंग लिमिट ऑफ वर्क इंक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कुछ एग्जेम्प्टिंग रूल्स बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन एनी डे शेल नॉट एक्सीड 10। जैसे मैंने तो बताया था नॉर्मल ड्यूरिंग डेज में, नॉर्मल एक जनरल डेज में क्या होगा, एक एम्प्लॉयर 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर जो गवर्नमेंट है वो चाहे तो इसको चेंज करके, ठीक है, मान लो कोई भी इमरजेंसी है तो उस केस में उसको 9 से बढ़ा के कितना कर सकती है, 10 आवर्स कर सकती है, राइट। नेक्स्ट है स्प्रेड ओवर इंक्लूसिव द इंटरवल ऑफ रेस्ट शेल नॉट एक्सीड 12 आवर्स इन एनी वन डे। वैसे मैंने तो बताया था कि जो नॉर्मल स्प्रेड ओवर होता है वो होता है कितना 9.5 आवर्स का, लेकिन अगर नोटिस दे दिया जाए और इसको एक्सटेंड करा जाए स्प्रेड ओवर को तो 12 घंटे तक का हो सकता है, ठीक है। यही सेम बात यहाँ पर
रिपीट करी गई है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, हाँ अब ये देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जस्ट तो मुझे थोड़ा सा टाइम देना, वो मैं तुम्हें सेक्शन 64 जो यहाँ पर ऊपर है, जो हम अभी ऊपर पढ़ा है, सेक्शन 65, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं तुम्हें इस ब्लैक नोट से एक्सप्लेन करूंगा। सो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक इंक्लूडिंग ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 60। वैसे जनरल केसेस में, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, अगर मान लो कोई इमरजेंसी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन नहीं है तो एक हफ्ते में कोई भी एम्प्लॉयर 48 आवर्स तक काम करेगा, राइट। लेकिन अगर मान लो इमरजेंसी है तो वो 48 आवर्स को इंक्रीज करके सरकार क्या कर सकती है, 60 आवर्स कर सकती है। तो एक प्रोविजन की याद रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जनरली 48 आवर्स। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 50 ऑन एनी 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, राइट। तो 3 महीने में कोई भी वर्कमैन 50 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम टोटल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उसका 3 महीने का जो ओवर टाइम है, पूरा ओवर टाइम मिला के वो 50 घंटे से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे क्वार्टर की डेफिनेशन यही है कि ये 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स मेड अंडर दिस सेक्शन कौन सा, 64, ये कितने टाइम तक फोर्स में रहेंगे, नॉट मोर देन 5 ईयर्स। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमरजेंसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड इमरजेंसी आई थी, और उस केस में मान लो सरकार ने कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, तो वो मैक्सिमम 5 साल तक ही मतलब क्या हो सकते हैं, वो एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 64 के रिगार्डिंग कोई भी अगर चेंजेस करे जाएंगे किसी भी फैक्ट्रीज में वर्किंग आवर्स से रिलेटेड, ठीक है, एग्जेम्प्टिंग रूल्स बनाए जाएंगे, तो वो 5 साल तक ही वैलिड है। तो ये पॉइंट याद रखना, 5 साल तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 65। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सेक्शन 64 और 65 में डिफरेंस क्या है। देखो सेक्शन 64 बात करता है जनरल पावर टू मेक रूल ओवर टाइम के लिए, ठीक है, लिमिट लगाता है ये। नेक्स्ट है सेक्शन 65 क्या करता है, एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स बनाता है, ये एग्जेम्प्टिंग रूल्स बनाता था, ये एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर्स। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, जस्ट एक सेकेंड, हाँ अब इसको यहाँ पे पढ़ो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क इन एनी डे शैल नॉट एक्सीड 12, ठीक है। मतलब 12 घंटे से ज़्यादा आप किसी भी पर्सन को काम नहीं करवा सकते, ठीक है। और ये जो 12 है ये क्या है, नॉर्मल, मतलब अगर मान लो कोई एक्सट्रीम सिचुएशन है, राइट, तो उस केस में है यहाँ पर। और स्प्रेड ओवर की अगर बात करें, स्प्रेड ओवर में क्या होगा, इंटरवल वगैरह और रेस्ट और लंच सब कुछ मिला के ये 13 आवर्स मैक्सिमम है किसी भी फैक्ट्री में किसी भी वर्कर का, ठीक है। स्प्रेड ओवर 13 और नॉर्मल वर्किंग आवर्स 12। और ये कब है नॉर्मल वर्किंग आवर्स 12, जब एमरजेंसी सिचुएशन क्या है, बहुत ज़्यादा एमरजेंसी टाइप है, ठीक है। सो एक पॉइंट ये याद रखना। अब नेक्स्ट है, अब तुम देखो, अगर तुम मान लो कंफ्यूज हो रहे हो ना कि यार 10 घंटे 12 घंटे क्या ये दे रखा है, और यूपीएससी अगर एग्जाम में पूछे तो हम किस तरह से आंसर करेंगे। तो याद रखना कि यूपीएससी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, तो कम चांसेस हैं कि यूपीएससी इतना ज़्यादा इनडेप्थ में जाएगा। इन केस अगर गया तो वो प्रॉपर इस तरह से स्टेटमेंट लिखेगा कि तुम समझ जाओगे कि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात नहीं होगी तो तुम 9 आवर्स जो कि एक पर डे का है, और 48 आवर्स, ठीक है, जो कि एक पर वीक का है किसी भी वर्कमैन के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के। तो तुम इसको अपने आप ही क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे, राइट। और इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे अगर वीक की अगर बात करिए तो तुम्हें पता है यहाँ पे क्या होता है, 60 आवर्स है, जनरली 48 होता है। और अगर नंबर ऑफ ओवर टाइम की बात करें पूरे एक क्वार्टर में तो 50 आवर्स है, ठीक है। इस तरह की चीज़ आएंगे तो तुम समझ जाओगे कि कौन सा प्रोविजन के अंदर पूछ रहा है, ठीक है। यू जस्ट नीड अ नंबर ऑफ रिविजन ओनली। नेक्स्ट है The number of hours of work in any week including overtime shall not exceed 60। और यही सेम चीज़ क्या लिखी हुई थी, ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो एक हफ्ते के वर्किंग आवर्स हैं इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में, तो 60 घंटों से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी 60 आवर्स सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नो वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क ओवर टाइम not more than 70 hours at a stretch and the total number of hours of overtime in any quarter shall not exceed 75। तो मतलब overtime 75 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता किसी भी क्वार्टर में। अब देखो यहाँ पे 75 है और ऊपर पड़ा था यहाँ पे कितना है, 60 था, राइट। जस्ट एक सेकेंड, कहाँ है, हाँ, ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 50। तो 50 यहाँ पे है और नीचे 60 है। फ़र्क कितना है कि यहाँ पे सेक्शन 64 है और यहाँ पे बात करता है जनरल पावर मेकिंग रूल्स। मतलब अगर यहाँ पे टाइम बढ़ाना हो
राइट, ओवर टाइम इंक्लूड करके। और यहाँ पे क्या है, सेक्शन 65 एग्जेम्प्टिंग ऑर्डर अगर बनाने हो, ठीक है, तो एग्जेम्पशन में क्या होगा, कुछ चीज़ें मतलब कुछ फैक्ट्रीज में अप्लाई होगा और सरकार क्या करेगी, थोड़ा टाइम पीरियड के लिए वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर देगी। और ये चीज़ मैंने यहाँ पे 65 और 64 मेंशन कर दिया है, ठीक है। ओवर टाइम लिमिट 75 ईयर्स, सॉरी 75 आवर्स। वीकली मैक्सिमम आवर्स कितना है, 60, स्प्रेड ओवर 13 आवर्स, और ऐसे यहाँ पर इसका भी मेंशन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस तुम्हें इस चीज़ को रटना है। देखो, इसका कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है, चीज़ों के रटोगे तो ही लेबर लॉज में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और ये थोड़ा सा मैं इन डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, इतना इन डेप्थ आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, EPFO एग्जाम में कि यूपीएससी इतना ज़्यादा इन डेप्थ में पूछे। इनकेस अगर पूछती है तो तुम्हें पता होना चाहिए, सो दैट्स वाई आई एम कवरिंग दिस टू। अब नेक्स्ट यहाँ पे फर्दर रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। अब यहाँ पे वुमेन की एम्प्लॉयमेंट में कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाई है, सबसे पहले ये देखते हैं। अब देखो, सेक्शन 66 है, वो क्या कर रहा है, कुछ जो विमेन है उसकी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले इसका क्लॉज ए कहता है नो एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54। तो यहाँ पे ये है, सेक्शन ए ये कह रहा है कि जो विमेन है ना, उसको आप 9 घंटे से ज़्यादा, ठीक है, 9 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, राइट। मतलब जो ओवर टाइम वाला जो वो है, मान लो किसी फैक्ट्री में इमरजेंसी आ गई, ठीक है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया, तो जो मेल वर्कर है, राइट, वो एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो ओवर टाइम करेंगे, लेकिन विमेन नहीं करेंगे, राइट। और दूसरा प्रोविजन ये है टाइम को लेकर कि आप किसी भी विमेन से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ही काम करा सकते हो। ये टाइम पीरियड यूपीएससी पूछ सकता है कि किस टाइम पीरियड तक विमेन एक फैक्ट्री में अलाउड है। तो याद रखना, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, राइट। और अगर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो फिर क्या होगा, नाइट शिफ्ट की जा सकती है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 7 बजे के ना करके इसको, मतलब आप 10 बजे किसी वुमेन को घर भेज रहे हो, लेकिन स्टिल रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नहीं काम करा सकते किसी भी वुमेन से किसी भी फैक्ट्री में, राइट। वो उनकी सेफ्टी मतलब पर्पस को मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे सरकार ने ये सेक्शन 66 ऐड करा है, राइट। तो सबसे पहले तुम्हें ये प्रोविजन याद करना है कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह शाम के 7 बजे तक ही विमेन अलाउड हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे नो चेंज ऑफ शिफ्ट एक्सेप्ट अ वीकली हॉलीडे, मतलब आप किसी भी जो विमेन है उसकी शिफ्ट को नहीं चेंज कर सकते। फॉर एग्जांपल मान लो कोई विमेन है, वो सुबह की शिफ्ट में आ रही है, ठीक है, वो आ रही है मॉर्निंग शिफ्ट में, और कोई विमेन आ रही है, वो आ रही है दोपहर की शिफ्ट में, ठीक है, आफ्टरनून की शिफ्ट में। तो आप अगर उसकी शिफ्ट चेंज करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट एक वीकली हॉलीडे के बाद ही, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आज आप उसको इन्फॉर्म करोगे कि मैं तुम्हारी शिफ्ट चेंज करने वाला हूँ, फिर बीच में संडे पड़ेगा, राइट, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आएगा, ठीक है, तब आप उसकी शिफ्ट को चेंज कर सकते हो, राइट। तो ये सेक्शन सी ये कहता है, ठीक है, क्लॉज सी। तो देयर शैल बी नो चेंज ऑफ शिफ्ट एक्सेप्ट अ वीकली हॉलीडे और एनी अदर हॉलीडे, ठीक है। ऐसा नहीं है आज आपने उसको काम पे बुलाया और फिर आप कल कह रहे हो कि आप कल से तुम सुबह ना होके दोपहर में आना, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे आप शिफ्ट चेंज ऑल ऑफ अ सडन नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट है द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या करेगी, कुछ कुछ एग्जेम्पशंस कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर विमेन फिश करिंग, ठीक है, फिश करिंग या फिर फिश कैनिंग फैक्ट्रीज में अगर काम कर रही है, राइट, क्योंकि यहाँ का मटेरियल ऐसा होता है कि अगर इसको टाइमली इसको अगर लोड नहीं करा, राइट, तो फिर क्या होगा, ये खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। स्पेशल एग्जेम्पशन रूल फिश इंडस्ट्री, तो यूपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी वो इंडस्ट्री है जहाँ पे विमेन को अलाउ करा गया है कि वो अपने टाइम से बाहर काम कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, फिश करिंग और फिश कैनिंग फैक्ट्री में अगर रॉ मटेरियल डैमेज होने का रिस्क है तो विमेन को अलाउड टाइम के बाहर भी काम करने की परमिशन मिल सकती है, राइट। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फिश इंडस्ट्री रिलेटेड कोई भी अगर काम है, जैसे फॉर एग्जांपल फिश करिंग और फिश कैनिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, विमेन को अलाउ किया जा सकता है कि आप रात में ओवर टाइम कर लो, सॉरी रात में काम कर लो, ठीक है, नाइट शिफ्ट लगवा दी, या फिर उनको 7 बजे से ज़्यादा रोक के रख लिया, फिर 10 बजे से ज़्यादा रोक के रख लिया और उनको 12 बजे रात की छुट्टी करी। तो इस तरह से ये करा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वो होता है मटेरियल होता है फिश इंडस्ट्री में, राइट, वो उसका रॉ मटेरियल ख़राब ना हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एग्जेम्पशन दिया गया है इन केस ऑफ फिश इंडस्ट्री। तो ये फिश इंडस्ट्री से रिलेटेड यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अब नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, ठीक है। अब यंग पर्सन का किस तरह से एम्प्लॉयमेंट है, सबसे पहले है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, नो चाइल्ड
who has not completed his 14 years shall be required to allow to work in any factory। मतलब 14 साल से जो बिलो एज वो हैं बच्चे, ठीक है, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, मतलब वो अलाउड ही नहीं है फैक्ट्री में, राइट, किसी भी पर्पज से, मतलब वो इवन सॉफ्ट काम भी हो, राइट, या फिर वो बिल्कुल हार्मलेस काम हो, तब भी वो 14 साल से अगर छोटा है तो वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। नॉन एडल्ट वर्कर टू कैरी टोकन। अब यहाँ पे जो नॉन एडल्ट वर्कर हैं, राइट, तो वो क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो 14 साल से प्लस है, ठीक है, मतलब वो 15 साल ईयर से लेके 18 ईयर्स तक है, मतलब वो क्या है इस एक्ट के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट है, राइट। तो अगर वो एडोलेसेंट है तो उस केस में क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो चाइल्ड है, ठीक है, एडोलेसेंट, वो तभी अलाउ होगा जब उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस होगा, मतलब उसको एक सर्टिफाइंग मेडिकल प्रैक्टिशनर ने एक फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ये जो लड़का है ये काम कर सकता है फैक्ट्री में, ही इज़ मेडिकली फिट, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई है इस एक्ट में। अब सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ये कौन देगा, सर्टिफाइंग सर्जन देगा, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, ठीक है, ये थोड़ा एज पे भी डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्क इन अ फैक्ट्री एज अ चाइल्ड इफ ही सेटिस्फाइड दैट द यंग चाइल्ड हैज कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स, राइट। मतलब अगर मान लो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जा रहा है एज अ चाइल्ड, तो मतलब वहाँ पे लिखा होगा कि इसके पास चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट है। मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में दो तरह के सर्टिफिकेट हैं, एक है चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट और एक है एडल्ट वर्कर सर्टिफिकेट, राइट। तो चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट उस पर्सन को मिलेगा, उस चाइल्ड को मिलेगा जिसने 14 साल कंप्लीट कर ली हो, राइट, मतलब वो 14 साल का हो गया हो तो उसको चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट मिलेगा, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो उससे उसी के अकॉर्डिंग काम करा सके, ठीक है। और जैसे ही कोई पर्सन, ठीक है, वो 15 ईयर्स का हो जाता है, कंप्लीटेड हिज 15 ईयर्स, तो उसको फिर एडल्ट वर्कर सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब इसमें देखो तुम्हें कंफ्यूज इस तरह से हो जाओगे, तुम एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया इस एक्ट में एडल्ट की डेफिनेशन क्या है, जस्ट याद करो कि कोई भी पर्सन 18 साल का हो जाए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की बात करें तो हम किसी भी पर्सन को, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस एज एन एडल्ट कब दे सकते हैं, जब वो 15 साल का हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग एरिया है, तो ये पॉइंट याद रखना, एडल्ट वर्कर सर्टिफिकेट किसको मिलेगा, जो 15 साल का हो चुका, नॉट 18, ठीक है, 18 से शुरू नहीं है, ये 15 से ही शुरू है। 15 साल का होते ही आप एडल्ट वर्कर सर्टिफिकेट रिसीव कर सकते हो, और अगर आप 14 साल के कंप्लीट हो गए तो आप चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट ही आपको मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है अभी जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, राइट, ये जो सर्टिफाइंग सर्जन के थ्रू ये जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिए जाते हैं, ये वैलिड होते हैं सिर्फ 12 महीने के लिए, राइट, और 12 महीने के बाद इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, ये 12 महीने के लिए ही क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अब यहाँ पर एनी फी पेएबल फॉर द सर्टिफिकेट अंडर दिस सेक्शन, और जो भी फीस लगती है, जो भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए, अगर कोई पर्सन क्या है मेडिकली फिट है या नहीं, एज अ चाइल्ड वर्कर सर्टिफिकेट या फिर एज एन एडल्ट वर्कर सर्टिफिकेट, तो इसका जितना भी पैसा होगा वो ऑक्यूपायर ही पे करेगा, और वो फिर इस सर्टिफिकेट का जो भी पैसा लगा है बनवाने में, तो वो पर्सन, वो ऑक्यूपायर इस चीज़ को रिकवर नहीं करेगा यंग पर्सन से, ना ही उसके पेरेंट्स से, राइट। ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सर्टिफिकेट बनाने में एम्प्लॉयर के लग गए 700 रुपये, ठीक है, अब ये क्या करेगा 700 रुपये फिर बाद में उसकी सैलरी से 100 रुपये करके डिडक्ट कर रहा है, तो इस तरह के कोई भी यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका जितना भी पैसा है वो ऑक्यूपायर ही क्या करेगा, बियर करेगा, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इफेक्ट ऑफ फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू एडोलेसेंट। अब इस सेक्शन 70 में बात कही जा रही है कि इस सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का इफेक्ट क्या होगा, राइट, जब कोई एक एडोलेसेंट इस सर्टिफिकेट को ग्रैब करता है, राइट। अब तो तुम्हें पता है जो एडोलेसेंट होता है, तो भले ही उसको वो एडोलेसेंट है लेकिन उसको एक एडल्ट सर्टिफिकेट ही दिया जाता है, राइट। अब यहाँ पे ये एक्ट यही कह रहा है कि कोई भी फीमेल एडोलेसेंट या फिर मेल एडोलेसेंट, ठीक है, हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 17 ईयर्स, अगर उसने 17 ईयर्स एज कंप्लीट नहीं करे, ठीक है, तो फिर आप उसको 6 बजे से लेके 7 बजे तक ही काम करवा सकते हो। मतलब जो एक जो वर्किंग टाइम है किसी भी एक विमेन का, वही सेम वर्किंग टाइम होगा किस पर्सन का, जो 17 साल के हैं, ठीक है, जिनकी ईयर्स क्या है 17 ईयर्स और बिलो, तो उनका भी वर्किंग टाइम क्या होगा, सुबह 6 बजे से रात के 7 बजे तक, राइट। और नेक्स्ट है यहाँ पर, अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकती है, लेकिन स्टिल फीमेल एडोलेसेंट जो है, ठीक है, वो 10 से लेके
5 बजे तक ही क्या करेंगे, काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब आप फीमेल एडोलेसेंट की आप नाइट शिफ्ट नहीं लगवा सकते, नॉट अलाउड। जैसे एक वुमेन की नहीं लगवा सकते, वैसे ही फीमेल एडोलेसेंट की अभी आप रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक आप ये जो शिफ्ट है ये नहीं, उससे वो काम करवा सकते। नेक्स्ट है वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के लिए क्या वर्किंग आवर है, और इस एक्ट में चिल्ड्रन किसको कहा गया है, चाइल्ड। जो पर्सन जिसने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं उसको बोलते हैं चाइल्ड, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पर नो चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड और परमिटेड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। ठीक है, कोई भी फैक्ट्री में कोई भी चाइल्ड अलाउ नहीं है काम करने के लिए जब तक फॉर मोर देन 4.5 years इन एनी डे। ठीक है, सॉरी 4.5 hours इन एनी डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। मतलब आप किसी बच्चे से, किसी भी चाइल्ड से, किसी बच्चे से आप 4.5 घंटे से ज़्यादा एक दिन में काम नहीं करवा सकते, और रात में आप उससे काम नहीं करवा सकते। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी याद रखना। और रात का मतलब क्या है, मतलब आप उस किसी भी बच्चे से सुबह के रात के 10 बजे से, ठीक है, रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक काम नहीं करवा सकते। विमेन के केस में क्या था, रात के 10 बजे से 10 PM से लेके 5 AM, और बच्चे के लिए क्या है, जो चाइल्ड है 10 बजे से लेके 6 AM। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे क्लॉज 2 क्या कह रहा है, क्लॉज 2 ये कह रहा है शिफ्ट स्ट्रक्चर रूल, राइट। अभी जो चाइल्ड है, राइट, कोई भी एक फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसका शिफ्ट स्ट्रक्चर किस तरह से है। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी फैक्ट्री है, राइट, उसमें आप बच्चों से काम मैक्सिमम 2 शिफ्ट में ही करवा सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 5 शिफ्ट चलती है, राइट, 5 शिफ्ट चलती है, तो उस 5 शिफ्ट में आप कम से कम मैक्सिमम सिर्फ 2 शिफ्ट में ही आप क्या कर सकते हो, किसी एक चाइल्ड से आप काम करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 5 शिफ्ट चल रही हैं और 5 के 5 में क्या आप कौन काम कर रहा है, एक चाइल्ड काम कर रहे हैं या फिर चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 शिफ्ट ही अलाउड है। दूसरा, हर शिफ्ट में मैक्सिमम 5 आवर्स तक ही होगी। ठीक है, और जो हर एक शिफ्ट है वो मैक्सिमम 5 घंटे तक होगी। और अगर आप शिफ्ट चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप शिफ्ट चेंज कर रहे हो तो फिर क्या होगा, आपको कम से कम 30 दिन तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आए दिन बच्चे की क्या कर रहे हो, शिफ्ट चेंज कर रहे हो, कल सुबह बुला लिया, फिर आप फिर परसों क्या बोल रहे हो, शाम में बुला रहे हो, इस तरह से नहीं होगा। अगर आपने एक बार शिफ्ट चेंज कर दी तो आप फिर 30 दिन के बाद ही फिर क्या करोगे, उसको चेंज करोगे। तो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है अब यहाँ पे नो फीमेल चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और वर्क टू और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन 8 AM से लेके 7 PM। ठीक है, तो अगर फीमेल चिल्ड्रन है, ठीक है, मान लो छोटी सी बच्ची है 14 ईयर्स की, ठीक है, तो फिर आप उसको सिर्फ सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही आप उससे काम करवा सकते हो। तो ये पॉइंट याद रखना। वैसे इतना ज़्यादा इन डेप्थ यूपीएससी नहीं पहुंचेगा, बट स्टिल मैं तुम्हें इस वजह से करा रहा हूँ ताकि एक बार जब तुम सुन लो तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ें रहें। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे हमने कवर कर लिया, जहाँ पे कहा गया है कि एक बच्चे से आप 4.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते और रात में काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और रात में क्या मेंशन है, सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कोई भी जो चाइल्ड है वो काम नहीं करेगा। राइट, नेक्स्ट अब इसके बाद रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर। ठीक है, अगर किसी भी फैक्ट्रीज में कोई बच्चा चाइल्ड काम कर रहा है तो आप उसका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करोगे, उसका नाम वगैरह एवरीथिंग सब कुछ उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट है इसके बाद एनुअल लीव विथ वेजेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको अच्छे से सुनना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। अब तुम्हें पता होगा, मान लो जो जितने भी वर्किंग्स होते हैं, ठीक है, तुम्हें पता होगा कि 2 तरह की लीव्स होती है, एक होती है नॉट पेड और एक होती है पेड लीव्स। ठीक है, पेड लीव्स का मतलब ये होता है कि आप छुट्टी पर हो, ठीक है, आप घर पर हो, लेकिन आपके पैसे पूरे मिलेंगे, मतलब आपको उस छुट्टी का पैसा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है एनुअल लीव्स विथ वेजेस। ठीक है, लीव्स विथ वेजेस, सिंपल सी बात। ठीक है, अब ये किस तरह से दिया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या है, लीव कितनी मिलेगी, तो इसके लिए प्रोविजन ये है, कंडीशन ये है कि कोई भी वर्कमैन ने किसी भी एक साल में, ठीक है, 240 डेज से ज़्यादा काम किया हो, तो अब तब हम उसको मानेंगे कि उसने पूरा कंटिन्यूस सर्विस प्रोवाइड करी है उस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है, पूरा कंटिन्यूस सर्विस रही थी उसकी, तो ये 240 दिन का यहाँ पे कंडीशन है। और अगर कोई भी पर्सन 240 दिन क्या कर लेता है, काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, किसी भी एक साल में, तो उसका जो नेक्स्ट ईयर होगा तब उसको छुट्टी मिलेगी, हर 20 दिन पर 1 दिन की पेड लीव दी जाएगी। और अगर वो चाइल्ड है तो हर 15 दिन के काम पर 1 दिन की पेड लीव
दी जाएगी। तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग यू, सेक्शन 79 हमें बताता है अबाउट द लीव विथ वेजेस, ठीक है, लीव विथ वेजेस। और यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किसी भी वर्कमैन ने 240 दिन से ज़्यादा काम कर रखा हो, तो जब 240 दिन से ज़्यादा वो काम कर लेगा तो उसको कहा जाएगा कि उसने उस पूरे साल भर कंटिन्यूस सर्विस दी है उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में। और जैसे ही ऐसा होता है तो अगर वो एडल्ट है, राइट, तो उसको हर 20 दिन पे 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की पेड लीव, और हर 15 दिन पर अगर कोई वो चाइल्ड है तो उसको 1 दिन की पेड लीव दी जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, जब हम किसी भी वर्कमैन के 240 डेज काउंट करेंगे, राइट, 240 डेज काम काउंट करेंगे तो हम उसमें क्या कौन कौन से डेज को इंक्लूड करेंगे ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 में यहाँ पे गिवन है 240 डेज में काउंट होने वाले दिन। सबसे पहले ले ऑफ डेज। मान लो कोई भी वर्कर है, ठीक है, उसको ले ऑफ कर दिया था, कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए। तो 20 डेज जब वो ले ऑफ रहा तो ये 20 दिन उसके 240 डेज में काउंट होंगे, ठीक है, वो उससे डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है, मैटरनिटी लीव जो मिलती है विमेंस को, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो भी काउंट होंगी 240 डेज में। और इसमें मैक्सिमम 12 वीक्स का यहाँ पे प्रोविजन है कि उनके 12 हफ्ते काउंट किए जाएंगे। और जब मैटरनिटी लीव किस तरह से दी जाती है, कितनी मिलती है इसमें, और इसमें कॉम्पनसेशन कितना दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पढ़ेंगे अलग से, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना, मैटरनिटी रिलीफ में 12 दिन के वीक्स को काउंट, 12 हफ्तों के वीक्स को काउंट करा जाता है। और लास्ट ईयर के जितने भी अर्न लीव्स है ना, तो वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो पिछले साल जो छुट्टी ली थी वो भी इसमें काउंट होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। ये तीनों चीज़ें हैं जो 240 डेज जब कोई भी वर्कर के काउंट करते हैं तो इसमें ये सारे डेज भी इंक्लूड होते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, हॉलीडेज कौन से काउंट नहीं होते। तो अब यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि मान लो अगर उसकी छुट्टी के दिन पे अगर कोई हॉलीडे पड़ जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिन की उसने लीव ली थी और उसमें एक संडे भी आएगा, है ना, तो वो संडे काउंट नहीं होगा, ठीक है। नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बस जस्ट टेलिंग यू। बस हाँ, ये पॉइंट याद रखना कि 240 डेज जब हम काउंट करते हैं तो हम कौन कौन से डेज को यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट पूछ सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन 79 का क्लॉज 3, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखते हैं, अगर सर्विस बीच में ही खत्म हो जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, अगर वर्कर क्या हो जाए, डिसमिस हो जाए, राइट, रिजाइन कर दे या रिटायर हो जाए, तो या फिर सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाए, तब क्या होगा, तो उसके जो नॉमिनी है, ठीक है, या फिर जिसको लीव का पैसा मिलना है, तो वहाँ पर अगर डिस्चार्ज हुआ है या फिर रिज़ाइन करा है उसने या फिर वो क्विट करा है उसने, तो उसके सेकंड वर्किंग डे पर उसको वो पैसा दे दिया जाएगा उसके नॉमिनी को। लेकिन अगर उसने रिटायरमेंट लिया है, फिर डेथ हुई है उसकी, ठीक है, रिटायरमेंट एज वेल एज डेथ, तो 2 महीने के अंदर पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, रिटायरमेंट और डेथ के केस में 2 मंथ्स, और डिस्चार्ज और रिज़ाइन या फिर क्विट के केस में 2 सेकेंड वर्किंग डेज, ठीक है। सेकेंड वर्किंग डेज में आप उसका पैसा क्लियर कर दोगे और उसके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। तो क्लॉज 3 तुम्हें समझ में आया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लॉज 5, राइट। अब क्लॉज 5 देखो क्या कह रहा है, कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है। क्लॉज 5 में है कैरी फॉरवर्ड रूल। अब ये कहता है कि मान लो किसी भी कोई वर्कर है, उसकी टोटल जो पेड लीव्स बची है ना, वो 40 बची हैं, ठीक है, 40 डेज हैं उसकी पेड लीव जो कि उसने इस्तेमाल नहीं करी है। तो तुम्हें पता है, जो अगर वो वर्कर है, ठीक है, एडल्ट वर्कर है, तो उसकी 30 मैक्सिमम 30 डेज उसके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे अगले साल। मतलब कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को नेक्स्ट अगले साल, ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसकी मैक्सिमम 30 डेज की जो लीव्स हैं, ठीक है, पेड लीव्स, वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी अगले साल। और अगर वो चाइल्ड है, राइट, और अगर वो चाइल्ड है तो 40 डेज़ की उसकी मैक्सिमम जो पेड लीव्स हैं वो हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर किसी चाइल्ड और वर्कर ने अपनी जो पेड लीव्स हैं वो यूज़ नहीं करी हों। तो क्लॉज 5 ये कहता है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी में बताता हूँ। देखो, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, अगर कोई एडल्ट है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसने अपनी पेड लीव्स यूज़ नहीं करी, तो उसकी मैक्सिमम 30 डेज़ की जो छुट्टी है, ठीक है, पेड लीव्स, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगले साल। या फिर अगर वो चाइल्ड है, राइट, तो उसकी मैक्सिमम 40 डेज़ ही अगले साल कैरी जो छुट्टियाँ उसकी पेड लीव्स विथ वेजेस, तो वो हम अगले साल फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 45 छुट्टियाँ थी टोटल, अगर वो एडल्ट हुआ
तो 30 क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगी, और जो 10 हैं वो क्या हो जाएंगी, लैप्स, मतलब अब वो उसको उस पर वो क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, अगर चाइल्ड है 40 है तो 45, टोटल 45 राइट, और 40 क्या हो सकती है, कैरी फॉरवर्ड, तो 5 लैप्स हो जाएंगी राइट, और जो बाकी 40 हैं वो अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड रूल है जो कि अभी हम यहाँ पे सेक्शन 79 में पढ़ा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, अब यहाँ पे प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ वर्कर, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि अगर मान लो किसी भी वर्कर को मना ही कर दिया, ठीक है, उसके जो पेड लीव्स थी उसको देने से, तो उस केस में क्या होता है, उसकी जितनी भी लीव्स थी जो उसको नहीं दी गई इंटेंशनली, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयर के थ्रू, तो सारी की सारी जो वेजेस हैं, सॉरी जो वेजेस, लीव्स विथ वेजेस हैं, वो अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 40 दिन की छुट्टी उसकी बची हुई है, और वो कह रहा है कि अपने एम्प्लॉयर से कि मुझे छुट्टी दे दो, मैं 10-15 दिन के लिए गांव जाना चाहता हूँ, लेकिन उसको नहीं जाने दिया गया, ठीक है, उसने मेल भी लिखा वगैरह ये सब। तो उस केस में क्या होगा, जो उसकी उस एडल्ट वर्कर की जितनी भी लीव्स हैं 40 की 40 क्या होंगी, अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएंगी राइट। और यहाँ पे 30 डेज़ वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्कर को छुट्टी नहीं दी गई राइट, वर्कर की तरफ, एम्प्लॉयर की तरफ से। ये बात तुम याद रखना, ठीक है। अगर ज़बरदस्ती उसको छुट्टी नहीं दी गई तो फिर कोई लिमिट नहीं है, सारी जो पेड लीव्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगी। और अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो मैक्सिमम एडल्ट के केस में 30 और चाइल्ड के केस में 40, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर क्लॉज 6 पढ़ेंगे। क्लॉज 6 बात करता है अबाउट द एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर लीव मतलब अगर मान लो कोई भी वर्कर है वो पेड लीव्स लेना चाहता है, ठीक है, गाँव जाना चाहता है, और वो छुट्टी लेना चाहता है कि वो गांव में 15 दिन रहा, उसकी छुट्टी का पैसा भी ना कटे, तो इस केस में क्या होगा, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी अपने वर्कर को, ठीक है। और एप्लीकेशन कब तक देगा, 30 दिन से पहले, ठीक है। और 30 दिन से पहले कब, अगर वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम करता है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस तुम्हें पता ऑलरेडी, कोई ऐसी सेक्टर जहाँ पे अगर वर्कर अचानक से मास लेवल पे छुट्टी कर लें, फिर स्ट्राइक कर लें, तो बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाता है। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो उसको 30 दिन का क्या देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और वो साल में, ठीक है, 1 साल में एप्लीकेशन फॉर लीव मैक्सिमम 3 बार ही ली जा सकती है, मतलब आप पूरे साल भर में 3 बार ही आप क्या कर सकते हो, 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स ही आप अपनी जो पेड लीव्स वेजेस हैं आप उसको क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे अगेन 40 लीव्स बची हैं, ठीक है, और तुमने एक पूरे साल भर एक बार भी क्लेम नहीं करा, तो तुम्हारे पास अब 3 चांसेस हैं जिसमें तुम ये पूरी 40 जो लीव्स हैं इसको यूज़ कर लोगे। मान लो तुमने फर्स्ट टाइम में 10 डेज़ यूज़ कर लिया, फिर सेकंड टाइम में तुमने 20 डेज़ यूज़ कर लिया, फिर तुमने अगेन 10 डेज़ यूज़ कर लिया। तो इस तरह से तुम अपनी 3 बारी में ये 40 डेज़ के जो पेड लीव्स हैं इसको तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये प्रोविज़न है कि मैक्सिमम 3 बार आप क्लेम कर सकते हो अपनी पेड लीव्स का। एप्लीकेशन देना पड़ेगा वर्कर को, ठीक है, जब आप छुट्टी लोगे। और अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में काम करते हो तो 30 दिन से पहले आप क्या करोगे, एप्लीकेशन दोगे, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वेजेस ड्यूरिंग पेड लीव। अब जो वेजेस हैं वो कितनी दिए जाएंगे पेड लीव्स के दौरान, तो ये पॉइंट भी याद करने का है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 80 क्या कहता है, राइट। तो सेक्शन 80 ये कहता है जब कोई भी वर्कर पेड लीव्स देता है, ठीक है, वेजेस ड्यूरिंग द लीव पीरियड, वो अगर उसके लिए अप्लाई करता है, छुट्टी पे जाता है, तो उसको जो वेजेस मिलेंगे वो डेली एवरेज अर्निंग के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है, डेली एवरेज अर्निंग। और डेली एवरेज अर्निंग का मतलब है जिसमें बेसिक वेज इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा, और कोई भी कैश वैल्यू, फिर फ्रूट ग्रेन की वैल्यू जो उस पर मेंशन है तो ये भी मेंशन होगी। और क्या एक्सक्लूड होगा, ओवर टाइम और बोनस, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, जब कोई भी वर्कर छुट्टी लेता है, पेड लीव लेता है, तो उसकी जो उसको जो पैसे मिलते हैं वो इस वेज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलता है, जिसमें वेजेस, बेसिक वेज, डियरनेस अलाउंस और कुछ कैश वैल्यू ऑफ फूड ग्रेन इंक्लूड होता है, और यहाँ पे ओवर टाइम और बोनस इंक्लूड नहीं होता, राइट। तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फैमिली का मतलब मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें वर्कर खुद है, उसकी स्पाउस है और 2 चिल्ड्रन जो कि 14 साल से छोटे हैं, और उनको टोटल कंजप्शन यूनिट कितना दिया गया है, 3 यूनिट, जिसमें एडल्ट का होता है 1 और उसकी स्पाउस का होता है 0.8, और हर एक बच्चे का कितना होता है 0.6, और 2 बच्चे होते हैं तो ये कितना हो जाता है टोटल 1.2, और तीनों को जब मिलाओगे तो ये हो जाएगा कितना 3 एडल्ट यूनिट, राइट। अब आगे फॉरवर्ड करते हैं सेक्शन नंबर 81। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 81 कहता है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, राइट। तो पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस का मतलब ये है
जब वर्कर पेड लीव्स लेता है, ठीक है, अगर वो पेड लीव्स लेता है और अगर जो पेड लीव्स उसने लिए हैं, अगर एडल्ट के केस में वो 4 दिन से ज़्यादा है, राइट, और अगर चाइल्ड के केस में वो 5 दिन से ज़्यादा है, तो आप उसको फिर एडवांस पे करोगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी एडल्ट वर्कर है, वो गाँव जा रहा है 14 दिन के लिए, ठीक है, 14 डेज़ के लिए, या मान लो 8 डेज़ के लिए वो बंदा गांव जा रहा है, राइट। तो अब इस केस में क्या होगा, तो जो उसका एम्प्लॉयर है, राइट, तो वो उस पर्टिकुलर वर्कमैन को एडवांस में पैसे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने 15 दिन की छुट्टी ली है, ठीक है, 15 डेज़ की, तो उसको 15 दिन का पैसा देगा एडवांस। क्यों? क्योंकि एक्ट ये कहता है सेक्शन 81 कि पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, जब एडल्ट की छुट्टी 4 दिन से ज़्यादा हो, ठीक है, पेड लीव्स, या फिर चाइल्ड के केस में 5 दिन से ज़्यादा, तो उसको आप पहले से ही क्या करोगे, पैसे दोगे। और वो इसलिए ज़रूरी है जब वो गांव जाएगा 15 दिन के लिए, तो उसको अपने जेब में पैसे चाहिए, राइट, ट्रैवलिंग के लिए, वहाँ पे ख़रीदारी के लिए, राइट। तो ये सारी 15 दिन जो अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करेगा ना वो, तो इस वजह से यहाँ पे आपको उसको एडवांस देना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई वर्कर मान लो 2 दिन की पेड लीव लेता है, ठीक है, या फिर 3 दिन की पेड लीव लेता है, तो इस केस में आपको उसको एडवांस पेमेंट देने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, एडल्ट के केस में 4 डेज़ और चाइल्ड के केस में 5 डेज़, राइट। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। अब अनपेड वेजेस की रिकवरी आप किस तरह से करोगे, तो ये चीज़ मेंशन है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है, ये चीज़ में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है इसके बाद, हाँ, सेक्शन नंबर 88, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। अब नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट का मतलब ये है, यहाँ पे देखो, अगर मान लो किसी भी फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाए, राइट, और उस एक्सीडेंट की वजह से वर्कर की डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर इंजरी हो जाए जिससे वो 48 आवर्स से ज़्यादा तक काम ना कर पाए, ठीक है। अगर मान लो किसी भी वर्कर की डेथ हो गई, या फिर उसको ऐसी इंजरी हुई कि वो 2 दिन घर पे रहा, वो फैक्ट्री आया ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, या फिर कोई भी ऐसा छोटो जो सीरियस नेचर की हो, तो इस केस में मैनेजर को नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को नोटिस देगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन इंजर्ड है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे उसको मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। और अगर मान लो इन केस ऑफ डेथ, अगर मान लो किसी वर्कर की डेथ हो जाती है, तो एक इंक्वायरी भी करी जाएगी, जिसको नोटिस मिला है वो 1 महीने के अंदर इंक्वायरी करेगा, ठीक है। तो इंक्वायरी कौन करेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, क्योंकि नोटिस इनको दिया जाता है। तो जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो 1 महीने के अंदर इंक्वायरी करेगी और वो ये पता लगाएगी कि इस पर्टिकुलर वर्कर की जो डेथ हुई है फैक्ट्रीज में, तो वो किस रीज़न की वजह से हुई है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट, तो डेथ के केस में या फिर ऐसी इंजरी जिसमें वर्कर 48 आवर्स से ज़्यादा फैक्ट्री आके काम नहीं कर सकता, तो ये 48 आवर्स से ज़्यादा वाला प्रोविज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंक्वायरी कितना, 1 महीने के अंदर। तो सेक्शन 88 ये कह रहा है, ये तो मैंने बता दिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं, सेक्शन नंबर 89। अब यहाँ पे नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस, वो है स्केड्यूल 3 में, ये हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आगे स्केड्यूल मेंशन कर रखे हैं। अब आगे देखते हैं, आई डोंट थिंक कुछ अब इतना इम्पोर्टेंट बचा है, जस्ट फिर भी एक बार देख लेता हूँ। हाँ, सेक्शन नंबर 107, अब ये है अपील, और अपील का कितना है, 30 डेज़। याद रखना, जब भी अपील का मेंशन होगा, तो अपील में जितना भी नंबर ऑफ डेज़ मैंने अभी तक नोटिस करे हैं जितने भी एक्ट में, वो कितने हैं, ऑलमोस्ट 30 डेज़ ही हैं, ठीक है, अपील के केस में। तो तुम अगर एग्जाम में अगर अपील पूछता है तो तुम 30 डेज़ पे मार्क करके आ जाना, तुम्हारा आंसर 95 केसेस में सही चला जाएगा, ठीक है। तो अपील के केस में यहाँ पर तुम्हें बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद, हाँ, अब अपना यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब देखो, जो फैक्ट्रीज एक्ट है इसमें 3 स्केड्यूल्स दे रखे हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3। देखो, स्केड्यूल 1 यहाँ पे किसकी बात करता है, स्केड्यूल 1 बात करता है यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग इन हजार्डियस प्रोसेस। वो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज जो हजार्डियस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो वो आती हैं फर्स्ट स्केड्यूल में, राइट। सेकेंड स्केड्यूल में क्या है, परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस, मतलब जो केमिकल सब्सटेंस किसी फैक्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, तो सरकार ने उसका परमिसिबल लेवल कितना मेंशन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ है सेकंड स्केड्यूल में। और थर्ड स्केड्यूल में आता है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस यहाँ पर थर्ड स्केड्यूल में है। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे PYQ मेंशन नहीं है इसका, ये UPSC ने डायरेक्टली पूछा है, ठीक है, कि थर्ड स्केड्यूल फैक्ट्रीज एक्ट का क्या मेंशन करता है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिजीजेस। तो ये पॉइंट याद रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
सो अब यहाँ पे ये सच ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसको मिस कर सकते हो, इतना ये सब तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।